हेलो दोस्तों, बेस्ट स्टोरी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी हमारी शगुन और अपशगुन से संबंधित है। जानते हैं हमारा समाज अपशगुन के नाम से किसी को किस हद तक परेशान कर सकता है। देखते हैं कहानी। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। सोनाक्षी के खुशी से डूबे हुए स्वर मेरे कानों से टकराए तो मैं बिस्तर छोड़कर उठने लगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अब अपनी खबर सुनाए बगैर वह मुझे छोड़ेगी नहीं। माँ, माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी खबर सुनकर बहुत खुश होंगी। सोनाक्षी ने मेरी बाहें पकड़कर मुझे चक्करगिन्नी सा गोल गोल घुमा दिया। अरे पहले बता तो सही कि ऐसा क्या बात है जो तुम यूँ खुशी से बावली हुई जा रही है। मैं उसे रोते हुए बोली, माँ, अभी अभी अंकल का फ़ोन आया था कि अपनी नंदनी माँ बनने वाली है और उसकी गोद भराई की रस्म के लिए हमें बुलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे पहले आप ही नंदनी की गोद भरेंगी। मैं जाती हूँ यह खबर निशांत को सुनाने, कहकर सोनाक्षी निशांत के कमरे की ओर दौड़ पड़ी, जो रविवार होने की वजह से घर पर ही थे। आखिर नंदनी उसकी ननंद कम और सखी ज़्यादा जो है। आज यह कहते हुए मुझे फ़क्र होता है कि सोनाक्षी बहू होते हुए भी मेरे लिए नंदनी से कहीं अधिक प्यारी बेटी बन गई है। मैं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और न चाहते हुए भी मेरा मन अतीत की यादों में खोने लगा। मेरे जीवन में सोनाक्षी के आने से पहले मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। जीना किसे कहते हैं शायद मैं भूल चुकी थी और जिंदगी बिताने की रस्म भर अदा कर रही थी। यूँ तो विधवा के लिए समाज के बनाए नियमों को मैं न सहज अंगीकार कर लिया था। बचपन से विधवाओं को ऐसी ही जिंदगी जीते देखती आई थी। सो मन की छोटी छोटी इच्छाओं को दमन करने से मुझे थोड़ी तकलीफ तो होती थी, पर दुख नहीं। नियम और परंपराओं के नाम पर मेरे ऊपर परिवार वालों का शिकंजा कसा हुआ था। हालांकि मैं चाहती तो अपने बच्चों के साथ एक छोटा सा घर किराए पर लेकर अलग रह सकती थी, पर कम उम्र की विधवा को 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले रहने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए समाज में खुले घूमने वाले भूखे भेड़ियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मुझे ससुराल वालों का ताना सुनना ज़्यादा बेहतर और ऐसा मान लगा था। देखते ही देखते पढ़ाई समाप्त कर निशांत एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हो गया। अब ससुराल वालों की नज़रों में मेरी कुछ इज्जत बन गई थी। इधर मेरी ननंद अपने पति और ससुराल वालों से झगड़ कर मायके रहने आ धमकी थी। ननंद अपने साथ बहुत सारे जेवरात लेकर आई थी और शायद चंद्रहार के साथ सोने की तगड़ी भी जेठानी को देने का लालच दिया था। इसलिए दोनों की आपस में खूब छनती थी और ननंद का मायके में डेटे रहना जेठानी को बुरा नहीं लगता था। निशांत की नौकरी लगने के बाद घर में पहला धमाका तब हुआ जब उसने अपनी बिरादरी से अलग पंजाबी लड़की से विवाह करने का ऐलान किया। विवाह हो भी गया। प्रथा के अनुसार सोनाक्षी पूरे परिवार कपड़ों के साथ साथ कुछ तोहफे भी लाई थी। खूबसूरत साड़ियों ने जेठानी और नंद की नाराजगी को बहुत हद तक कम कर दिया था।
सबसे मिलने के बाद सोनाक्षी की नजरें कुछ ढूंढने लगी। मैं यह सब अंदर कमरे में बैठी पर्दे की ओट में से देख रही थी। चांद सी सुंदर बहू को देखकर मैं मुग्ध थी। मैं यह बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि अभी थोड़ी देर पहले घर वालों के बीच जाकर अपनी बहू को आशीर्वाद न दे पाने की वजह से मैं बहुत दुखी थी। क्या करती, एक विधवा के लिए शुभ काम में शामिल होना वर्जित था, पर अपनी ममता को मैं मार न सकी, इसलिए दूल्हा दुल्हन के रूप में बेटे बहू को देखने की इच्छा मन में लिए पर्दे के पीछे छिप कर खड़ी हो गई। तभी सोनाक्षी के पर्सन ने घर वालों को चौंका दिया। निशांत, माँ कहाँ है? क्या वह हमें आशीर्वाद नहीं देगी? फिर वह कुछ ऊंची आवाज में बोली, माँ कहाँ हो तुम? सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर्फ आप रह गए हो। किस कारण से मुझसे नाराज हो? तो मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी। सभी सकते में आ गए, क्योंकि एक तो उन्हें नई बहू के रूप में सोनाक्षी का अपनी सास को तुम कहकर संबोधित करना नागवारा गुजरा। दूसरे, इस तरह के व्यवहार से सोनाक्षी का दबंग स्वभाव उजागर हो चुका था, जो शायद उसके हित में ही था। लेकिन मैं तो यह संबोधन सुनकर निहाल हुई जा रही थी। बात यह नहीं थी कि मैंने माँ संबोधन पहली बार सुना है। हाँ, सोनाक्षी से ऐसे संबोधन की मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं सोचा करती थी कि मेरी बहू भी और बहुओं की तरह मुझे माँ जी पुकारा करेगी। शायद इसलिए एक पराई जाई कन्या का सिर्फ माँ कहना और आपकी जगह बेटी की तरह तुम कहकर संबोधित करना एक अनजाने सुख से मुझे सरोबोर कर गया। फिर भी अंधविश्वास के मकड़ जाल को तोड़कर मैं उस नववधू को आशीर्वाद देने के साथ आलिंगन में भर लेने का साहस न जुटा पाई थी। तभी ननंद की बातों ने मेरा ध्यान भंग किया। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि मेरा भैया इस दुनिया में नहीं है, सो इस समय सभी भाभी यहाँ आकर तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैंने अच्छी तरह अनुभव किया है कि ननंद ने एक एसपी की बेटी से बात करने के लिए अपने स्वभाव के विपरीत बोलने में कितनी कठिनाई से अपने शब्दों को चाशनी में डुबोया था। ननंद की बातें सुनकर सोनाक्षी ने हाथी की बच्चे की तरह अपना फैसला सुनाया था। फिर ठीक है, मैं भी तब तक अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगी जब तक यहाँ आकर माँ मुझे आशीर्वाद नहीं देती। सभी बहू को समझाकर थक गए थे, पर 2 घंटे तक वह अपनी बात पर डटी रही। मैंने भी अंदर पर्दे की ओट से उसकी कितनी मिन्नतें की कि वह सब की बात मान ले, पर वह गजब की हठी निकली। इस बात के लिए सब मन ही मन सोनाक्षी को कोस रहे थे कि वह एसपी की बेटी थी। ऐसी बीते भर की लड़की की क्या मजाल जो वह मेरी जेठानी और ननंद जैसी वीरांगनाओं के सामने डटी रहती। चूंकि सबके मन में यह गहरे बैठी हुई थी कि नई दुल्हन ससुराल में छींक भी दे तो अच्छी भली आफत खड़ी हो सकती है। यही वजह थी कि मेरे घर वाले जल्द ही गिरगिट की तरह रंग बदल कर मेरे सामने हाजिर हो गए कि चल कर उसे आशीर्वाद दे दो। जब उसे ही अपनी चिंता नहीं है तो फिर बाढ़ में जाए। मैं दुविधा में की स्थिति में न चाहते हुए सोनाक्षी के सामने जा खड़ी हुई। जब उसने स्निग्ध मुस्कान के साथ मेरे पैरों को हाथ लगाकर अपनी आंखों से लगाया तो मैं खुद पर काबू न रख सकी और उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। हम दोनों की पलकें भीग उठी। उफ, मैं बता नहीं सकती कि कैसे अजीब सी तृष्णा थी जो उसे हृदय से लगाने पर तृप्त होता है मैंने अनुभव किया। सोनाक्षी तो बिन माँ की बड़ी हुई थी, सो उसके पास इतना भावुक होने की वजह थी, पर मेरा मन क्यों भर आया मैं आज तक न जान सकी।
विवाह की अगली सुबह 5:30 बजे ही अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं न दरवाजा खोल कर देखा तो सामने सोनाक्षी नाइटी पहने खड़ी थी। क्या बात है बेटी, तू इस तरह इतनी सुबह यहाँ? मैं कुछ घबरा सी उठी। जवाब में उसने आंखें खोलकर भरपूर नजरों से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं चाहती थी कि आपका स्नेहमयी और ममतामयी चेहरा देखकर ही मैं ससुराल में अपना दिन शुरू करूं। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब सी अनुभूति हुई, क्योंकि अब तक अपने लिए मैं यही सुनती आई थी कि सुबह सुबह विधवा का मुंह देख लिया, बड़ा अपशकुन हो गया। अब जब रोज सोनाक्षी का दिन मेरा चेहरा देखकर शुरू होने लगा तो धीरे धीरे मेरे मन से भी यह वहम निकल गया कि मेरा मुख देखने से किसी का अमंगल भी हो सकता है। निशांत की शादी के करीब महीने भर बाद उसके एक अंतरंग मित्र राकेश की शादी की पहली वर्षगांठ थी। इस मौके पर पूरे परिवार को न्योता दिया था। राकेश के घर जाने के लिए उस दिन सभी लोग बन सवर कर तैयार हो गए थे। मैं भी झटपट एक सफ़ेद सूती साड़ी बांध कर तैयार हो गई। महेंद्र के गुजरने के बाद से घर हो या बाहर यही मेरा पहनावा था। हम सब घर से निकलने ही वाले थे कि सोनाक्षी मुझे देखकर चौंक गई। यह क्या माँ, तुम पार्टी में भी इस तरह चलोगी? जवाब जेठानी ने दिया, अरे तो क्या, एक विधवा 16 श्रृंगार करके जाएगी? तू नहीं जानती बहू, हमारे में एक विधवा को इसी रूप में रहना पड़ता है। सोनाक्षी ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप सही कह रही हैं बड़ी माँ, विधवा औरत का श्रृंगार करना कुछ जचता नहीं, पर श्रृंगार के बगैर फैशन में सुचिरणपूर्ण तरीके से तैयार होकर हल्के रंगों का परिधान तो पहना ही जा सकता है। आप लोग बस 5 मिनट ठहरिए, हम अभी आते हैं। और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई ले गई। कमरे में आकर मैंने सोनाक्षी को फिर समझाया, मैं ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। हमेशा की तरह उसने मुझे अपने प्रेम और न्याय अन्याय के तर्क देकर परास्त कर दिया और मुझे ऐसे तैयार किया जैसे एक माँ अपनी बच्ची को तैयार करती है। तैयार करने के बाद जब उसने मुझे अलमारी में लगे आदमकद आईने के सामने खड़ा किया तो मैं खुद को देखकर ठगी सी रह गई। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मेरी उम्र 42 से ऊपर हो चुकी है। बैठक में घुसते ही परिवार वालों की नज़रें मुझसे चिपक सी गई। उनमें से कुछ नज़रों में मेरे लिए प्रशंसा और आदर का भाव था तो कहीं ईर्ष्या और उल्हाना भी शामिल था, परंतु मेरी छवि को अशोभनीय कहने लायक कोई बहाना सोनाक्षी ने नहीं छोड़ा था, इसलिए चाहते हुए भी कोई कटाक्ष न कर पाया। हल्की वसंती रंग की साड़ी के साथ मेल खाता ब्लाउज, हाथों और गले और कानों में सोने के हल्के आभूषण, माथे पर वसंती रंग की छोटी सी बिंदी के साथ ढंग से बांधे हुए गए ढीले जूड़े ने मेरे पूरे व्यक्तित्व को ही बदल डाला था। होश संभालने के बाद से पहली बार मेरे बच्चे मुझे इस रूप में देख रहे थे। नंदनी तो खुशी से रो ही पड़ी थी। उस दिन पार्टी में शायद ही कोई परिचित बचा हो जिसने मेरी नई वेशभूषा की भरी पूरी प्रशंसा न की हो। उनकी तारीफ करने पर उन सभी को मैं यह बताना नहीं भूली कि इसका श्रेय सिर्फ सोनाक्षी को जाता है। उस दिन मैंने अपने खोए हुए औरतपन को फिर से महसूस किया और जिंदगी को नई नज़रों से देखना शुरू किया। इसके कुछ ही दिन बाद की बात है। सोनाक्षी और नंदनी ने मिलकर ढेर सारे पकवान के साथ चिकन बिरयानी भी बनाई थी। उस दिन भी मुझे लेकर जबरदस्त भूचाल आया। हमेशा की तरह जब मैं अपने लिए अलग से बनाए सादे भोजन को लेने रसोई की ओर चली तो सोनाक्षी ने मुझे टोक दिया, माँ,
हमारे साथ ही खाओ न, अकेले खाना क्या अच्छा लगता है। तब मैं उसे टाल न सकी थी। खाने की मेज पर जब उसने सब के साथ मेरे लिए भी वही खाना परोसा तो मेरे साथ ही सब की आश्चर्य भरी नजरें मेरी थाली की ओर उठ गई। नंदनी ने कहा, भाभी लगता है तुमने गलती से किसी और की थाली माँ के सामने रख दी। तुम तो जानती हो कि माँ यह सब नहीं खाती है। माँ बेटी, मेरा खाना रसोई में अलग रखा है, जाकर ले आओ। मैंने अपनी पसंदीदा चिकन बिरयानी को परे सरकाते हुए कहा तो सब के चेहरों के तनाव कुछ कम हो गए। माँ, तुम्हारे लिए रखा गया भोजन मैंने काम वाली को दे दिया है, क्योंकि आज उसके ने कुछ खाया नहीं था। सोनाक्षी ने लोगों के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, आज से तुम भी वही खाना खाओगी जो सब के लिए बनेगा। मैं इतना काम नहीं कर सकती कि एक बार तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, फिर दोबारा पूरे परिवार के लिए बनाऊं। अभी तो नंदनी मेरा हाथ बटा देती है, पर 2 महीने बाद जब वह ससुराल चली जाएगी तब क्या होगा बेटी। तब मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। पहले भी तो मैं रसोई का काम किया करती थी। मैंने उसे समझाने की गर्ज से कहा, न बाबा न, मेरे पापा को पता चलेगा कि तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी कि मैं आपसे काम करवाती हूँ। फिर जब मैं आपसे ही मदद नहीं ले सकती तो बुआ जी और बड़ी माँ से कैसे लूँ। वो तो आपसे भी बड़ी हैं। एक काम किया जा सकता है कि सभी के लिए एक जैसा भोजन बनाया जा सकता है। इससे मुझे भी दिक्कत नहीं होगी और सभी लोग एक जैसे भोजन का आनंद ले सकेंगे। क्यों न कल से माँ के लिए सभी के जैसा खाना बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ माँ को ही मांसाहारी भोजन से परहेज है, पर बाकी लोगों तो खुशी से शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। सोनाक्षी ने कहा तो सबके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। करीब करीब हर रोज मांसाहारी भोजन का स्वाद लेने वाली जेठानी और ननंद की जबान यह सुनकर अकुला उठी। ननंद ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम रोज घास फूस नहीं खा सकते, क्योंकि खा नहीं सकते। सोनाक्षी ने जोर देकर कहा, जिस भोजन की कल्पना से आप लोग घबरा उठी है वही खाना माँ इतने सालों से खाती आ रही है। यह विचार भी आप लोगों के दिलों में ने आया है। सोनाक्षी के इस तर्क पर जेठानी ने होशियारी दिखाते हुए बात संभालने की गर्ज से कहा, तू ठीक कहती है बहू, खाने पीने में क्या रखा है। यह तो मालती ही कहती है कि तामसिक भोजन से मन में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए विधवा को सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर मेरी तरफ देखते हुए ठसक से बोली, देख मालती, अब तेरी यह जिद नहीं चलने वाली। तुझे भी वही खाना पड़ेगा जो हम सब खाते हैं। बहू ठीक ही तो कहती है। पर इस पर ननंद ने भी अनिच्छा से समर्थन जताया, क्योंकि उनकी चटोरी जबान साग सब्जी खाकर तृप्त नहीं हो सकती थी। सालों बाद मैंने अपना पसंदीदा भोजन किया। मेरा दिल सोनाक्षी को लाख लाख दुहाई देता रहा। मेरे साथ प्रतिबंध और नियम कानून का आखिर दौर नंदनी की शादी में खत्म हुआ। शादी से एक दिन पहले नंदनी जोर जोर से रोए जा रही थी। पहले तो सब ने यह समझा कि मायके से बिछुड़ने का गम उसे सता रहा है, पर बात कुछ और थी। सोनाक्षी के बहुत पूछने पर नंदनी ने बताया कि उसे इस बात का दुख है कि माँ चाहते हुए भी उसकी शादी नहीं देख पाएगी। पिता तो थे नहीं, माँ भी शादी के मंडप में मौजूद नहीं होगी। जब सोनाक्षी ने घर में ऐलान किया कि नंदनी की शादी के मंडप में माँ भी बैठेगी, तो घर में मौजूद स्त्रियां भड़क उठी कि विधवा की मौजूदगी से शुभ काम में अमंगल होगा। ननंद ने कहा, बहू, तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात हम सब मानती रही हैं, पर इस बार तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों का पता नहीं है।
अपनी मर्यादा में रहा करो और मुझे अपने एसपी पापा के ओहदे की दोष मत दिखाओ। हद हो गई। बस यह चिंगारी काफी थी। नंदिनी को बैठा छोड़ सोनाक्षी तन कर खड़ी हो गई और जो बोलना शुरू किया तो सभी को काट मार गया। बोली, आपने सही कहा बुआ जी, आज तो सच में हद हो गई। यह सही है कि मैं ठीक से आपके रस्मों रिवाजों को नहीं जानती, पर मैं खुद एक औरत हूँ, इसलिए एक औरत की भावनाओं को अच्छी तरह समझती हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती कि जो नियम और कायदे कानून माँ पर लागू होते हैं वे सब आप पर भी लागू होते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। माँ विधवा होने का जो कष्ट भोगती आ रही है उसमें उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है कि जो जन्मा है उसे मरना है। पर आप तो जीते जी फूफा जी और अपने बच्चों को छोड़ आई हैं। आपने तो अच्छी माँ साबित हुए, न ही एक अच्छी पत्नी। फिर भी आपके लिए संसार के हर सुख सुविधा, साज श्रृंगार, खान पान और आमोद प्रमोद वर्जित नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी मांग में सुहागन होने का लाइसेंस चमक रहा है। सभी जड़ होकर सोनाक्षी के तर्क को सुन रहे थे। यद्यपि मेरे हितों के लिए वह सब को चुनौती दे रही थी, फिर भी मैंने उसे चुप होने के लिए कहा। सोनाक्षी बेटी, बस कर तू भी। इशारे से मुझे खामोश करते हुए सोनाक्षी बोली, माँ बस, आज मुझे कहने से मत रोको। आज के बाद मैं इनसे कुछ नहीं कहूँगी। बड़ी माँ और बड़े पापा, आप लोगों ने भी बुआ जी को सही रास्ता न दिखाकर उल्टे उन्हीं का पक्ष लिया है। दुख तो इस बात का है कि हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि पति के गुजरने के बाद तो वैसे भी औरत जीते जी मर जाती है। जो थोड़ा बहुत सुख उसे मिल सकता है उससे भी हम धर्म और परंपरा के नाम पर यह कहकर उसे वंचित कर देते हैं कि यह सब विधवाओं के लिए नहीं है। फिर ननंद की ओर देखती हुई बोली, बुआ जी, मैंने अपनी मर्यादा और हदों को कभी पार नहीं किया है और न ही कभी करूंगी, परंतु इसका उल्लंघन भी अपनी ससुराल को छोड़कर आप ही ने किया है। मेरे लिए यह खुशी की बात हो सकती है कि मेरे पापा एक नामी एसपी हैं, पर न तो वो इस वजह से मैंने किसी पर रोब गाठा है, और अगर मेरी कही बातें आप लोगों को गलत लगी तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। सहसा तालियों की आवाज़ से मैं वर्तमान में आ गई। मैंने देखा कि समधी जी हमारे बीच खड़े हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर सोनाक्षी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू धन्य है। तुझे गर्व है कि ऐसे परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ गया है जहाँ इतने अच्छे विचारों वाली लड़की रहती है। मैंने सब सुन लिया है और यह मेरा वादा है कि आज से तुम्हारी सास इस घर में होने वाली हर मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भाग लेगी और यथा योग्य आशीर्वाद भी देगी। इस तरह उस दिन के बाद से मैं विधवा तो थी, पर वैद्य के कष्ट से मुझे मुक्ति मिल गई। मेरी ननंद पर सोनाक्षी की बातों का ऐसा असर हुआ कि वह अगले दिन ही पहली गाड़ी से अपनी ससुराल रवाना हो गई। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसी प्रकार की दर्द भरी और पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब